इनमें से कुछ के जवाब हासिल करने की आज हम कोशिश करते हैं। ऐसी शख्सियत है जिसकी हमदर्दियाँ अपनी जगह, लेकिन वो किसी सियासी पार्टी की बाकायदा जो है वो रुकन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान जनाब मोहतरम फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का जो है इजलास बुला लिया गया, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में आ गई, उसके अहदत पूरे हो गए कि वो आईनी तरमीम को मंजूर करवा सके? आमिर साहब, असल में अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त तक तो मामला काफी कंफ्यूजन में है, क्योंकि रात को जो मीटिंग हुई है मौलाना फजलुर रहमान की और बिलावल साहब की, उस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जो चीजें भी आई, उनसे ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड पे एग्री हुए हैं या नहीं हुए। जो उनके करीबी जराए हैं और जो मौलाना ने खुद भी बात की है, उससे तो ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तक तो जो है वो मौलाना राजी हैं, लेकिन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर उनकी इत्तफाक राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा आईनी आप कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें कि अगर मतलब अगर आप हुकूमत के नुक्ते नजर से देखें तो एक ऐसी आईनी तरमीम जिसमें ना को मिलिट्री कोड शामिल है, ना आर्टिकल 8 शामिल है, और अब अगर उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी शामिल नहीं है, तो फिर इसमें कितनी बड़ा इंटरेस्ट रह जाता है। बट ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत का जो इंटरेस्ट है इसमें वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं एमएनएस को उठाया गया, आपने अख्तर मेगल साहब की ट्वीट देख ली, आपने डॉक्टर दत्ता का मैसेज देख लिया, प्रयाज फतियाना साहब का देख लिया, बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, अपने हमारे मुबीन जट गुजरांवाला से और सारे लोग जो हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेंडमेंट्स जो थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली, जो एक समझिए कि टुथलेस अमेंडमेंट्स हैं, अगर वो ही करनी थी तो फिर उसके लिए इतने बड़ा जो एक बदनामी है तमाशा वो लगाने क्यों की क्या जरूरत थी? शुरू लगाने की क्या जरूरत थी? और अगर वो मौलाना की मर्जी के बगैर फिर क्या आप ला सकते हैं अमेंडमेंट्स? उसमें देखें दो मसले हैं। एक तो ये कि नंबर नहीं है, फिर नंबर बड़ा वाइड हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो इसके से ज्यादा शायद पार्लियामेंट के अंदर से ज्यादा पार्लियामेंट के बाहर अगर वकील मौलाना और पीटीआई इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर देखें जो एक माहौल है बाहर वो इस कदर ज्यादा आई वुड से कि चार्ज हो जाएगा कि हुकूमत नहीं फिर उसको संभाल सकती। सो हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को रोंद के अमेंडमेंट्स लाना, तरमीम लाना भी एक मैं समझता हूँ काफी मुश्किल काम है। सो आई एम कंफ्यूज्ड कि ये क्या चल रहा है। नहीं, अब सिर्फ आप ही कंफ्यूज नहीं, मेरे ख्याल में पूरा मीडिया कंफ्यूज है, पूरा मुल्क जो है कंफ्यूज है कि आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी क्यों है, क्या है, अभी तक पर्दा राज में है, उस पर बात नहीं हो रही है। अच्छा, सिर्फ आपने तो ये बात की कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी या कोर्ट होगी, और यकीनन जो मौलाना के ज़राए तो यही बता रहे हैं कि जी बेंच पर उनका जो है इसरार है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है कि क्या जो है जब अदालत ये कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस का तकर्री कैसे होगी, ये भी एक सवाल है। सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी, 3 जजेस में से चुना जाएगा, अगर चुना जाएगा 3 जजेस में से तो कौन अपॉइंट करेगा? आपके ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर भी इत्तेफाक राय मुमकिन है मौलाना से कि इस पर भी फासले हैं? ये भी एक किस्म की बड़ी बेतुकी सी अमेंडमेंट है। देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली 1999 के बाद से ये पाकिस्तान के अंदर मसला हल हो गया था कि नंबर 1 ही जो है वो चीफ जस्टिस होगा, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इत्तेफाक राय था जिससे एक सियासत खत्म हो गई थी जजेस के अंदर, और कोशिशें कि मैं बन जाऊं वो खत्म हो गई थी। एक उससे दोबारा ये बहाल हो जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर को प्रेरोगेटिव देना कि वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करे, वो एक गलत बात है जो नहीं होना चाहिए। सो ये तो वो चीज है जो कि एक्चुअली 99 से अब तक 25 साल हो गए हैं, वो ये बिल्कुल एक फर्म हो गया था मामला, और इसको दोबारा छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब ये दूसरा एस्पेक्ट अगर आप इसको डिफेक्टो एस्पेक्ट इसका देखें कि हुकूमत चाह रही है जी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना हो, मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ना हो, तो याहिया अफरीदी साहब कैसे मुख्तलिफ हैं इससे? एक रात को एक दोस्त थे जो बड़े मशहूर सहाफ़ी भी हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि देखो वो चाहते ये हैं कि एक ऐसा शख्स चीफ जस्टिस हो और निज़ाम ऐसा हो कि हमें सरप्राइज ना मिले,
और हमारी वल्नरेबिलिटी ना हो और हमें पता हो कि फैसले क्या आ रहे हैं। तो देखिए, याहिया अफरीदी साहब के साथ भी ये गारंटी करना कि फैसले कैसे आएंगे और वो उनको बता के करेंगे, ये उनकी शोहरत नहीं है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मैं मंसूर अली शाह साहब को तो मैं जाहिर है कि लाहौर से हैं तो बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन मैं याहिया अफरीदी साहब को नहीं जानता, मुनीब अख्तर साहब को नहीं जानता। लेकिन इनकी भी शोहरत ये नहीं है कि ये कोई हुकूमत को बता के फैसले करेंगे, और ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, एक दो के अलावा, उनकी यही शोहरत है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप 3 का कर देंगे तो सिवाय इसके एक फ्यूचर में एक गन डालने के इस वक्त उसका भी क्या फायदा होगा। और तीसरी जो इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट क्या मौलाना क्या ने, इसमें ये सवाल है कि जो 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 जज रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस, उनसे इस किस्म की तवक्कुआत और कोई ऐसी राह निकाली जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सरबराही कर सकें या जो कोर्ट बन रही है उसकी सरबराही कर सकें, वो प्रोविजन वो तो हो सकता अगर है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो तभी है ना। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने जिसमें एज 67 या 68 करे, तो फिर तो जाहिर है फाइज ईसा साहब के लिए पूरी नई कोर्ट बनाना चाह रहे थे। तो अगर फजलुर रहमान साहब, अब सब देखें ना, दो बातें हैं ना। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को रोंद के आपने ये तरमीम लानी है या उनको साथ रख के लानी है। अगर आपने साथ रख के लानी है उनके, तो फिर जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाइल्यूट होगी, और डाइल्यूट होती है तो फिर उसका एस्टैब्लिशमेंट को फायदा क्या? अरे बड़ा मंतकी सवाल आपने किया, मगर मेरे एक और सवाल है कि अगर बिलफर्ज मौलाना राम हो भी गए और वो कहते हैं जरदारी साहब के शहर में आ गए और वो शरीफ ख़ानदान के शहर में आ जाते हैं, तब भी ज़ाहिर है कि पीटीआई मंजूर नहीं कर रही है, जो आपके हमारी वकला बरादरी की बहुत बड़ी तादाद है उसको मंजूर नहीं कर रही है। तो क्या ऐसी मुतनाज़ा तरमीम मुल्क में इस्तेकाम ला पाएंगी? चलती आपको लगेगा कि चल पाएंगी आगे चलकर? नहीं, इस्तेकाम का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। देखिए ना, इस्तेकाम तो जुड़ा हुआ है इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम करने से। वो जब तक आप तस्लीम नहीं करते मुल्क में सियासी इस्तेकाम, तो देखिए नहीं आ सकता। सीधी बात है, मुल्क की मेजॉरिटी तो इमरान खान के साथ है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। जाली इलेक्शन हुए हैं जिसकी वजह से जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है इस हुकूमत का वो बहुत बड़ा है। सो ये कहना कि कोई वो इससे कोई इस्तेकाम आ जाएगा, ये तो खैर बिल्कुल ही नहीं। इसके नतीजे में तो एक्चुअली अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, क्योंकि अब पीटीआई के साथ लॉयर्स जुड़ जाएंगे। और अगर मंसूर अली शाह साहब को भी बाईपास किया जाता है तो लॉयर मूवमेंट तो चलनी ही चलनी है, लॉयर्स मूवमेंट हो जाएगी, पीटीआई की होगी। और जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर फजलुर रहमान साहब को रोंदा गया तो वो भी फिर इधर होंगे। तो आप इतनी बड़ी स्ट्रीट फोर्स को कैसे संभालेंगे? ठीक है, इसमें शायद महीने, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, बट देन इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। दुरुस्त। अच्छा, इसमें इसमें अगर आप ये बात करें कि आपने इमरान खान का तस्करा किया, तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी आपको हिकमत अमली नजर आई? मौलाना के घर के चक्कर बहुत लगाए, क्या इन्होंने वो जो चौमुखी लड़ाई लड़नी थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, कहते हैं अलाइंसेस बनाने की, लोगों को जोड़ने की, ये उसमें मौसर रही है पीटीआई की क़यादत? पीटीआई की तो सियासत है ही कोई नहीं ना। देखिए ना, वो तो बच्चों के हाथ आई हुई है। वहां पे 2 घंटे में एक पॉलिसी होती है, 2 घंटे बाद दूसरी है। पहले कहा कि जी फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस में हम नहीं जा रहे, तो हमारा बाइकआउट है। अगले दिन जाके अमेंडमेंट थी, उसमें बैठ गए। फिर शाम को कहते हैं एहतजाज करें, फिर रात को एहतजाज कैंसिल हो जाते हैं, सुबह फिर बहाल हो जाता है। तो ये तो एक समझिए कि एक बच्चों के हाथ आया हुआ खेल है, जो कि वो कहते हैं ना, दीदा बीना ना हुआ, खेल बच्चों का हुआ, दीदा बीना ना हुआ। तो वो आपने बच्चों की बात की, तो मासूमियत भी कह सकते हैं ना कि मासूमियत है पीटीआई की क़यादत की, लेकिन पब्लिक सपोर्ट है। लेकिन ये मासूमियत जो है इनको ले डूबेगी या मैदान बेड़ा पार कराएगी? क्या लग रहा है आपको? मासूमियत के भी नंबर होते हैं जी। नहीं, ले डूबी है। अब देखिए ना, पीटीआई का कोई लिहाज शर्म ही नहीं रह गया। आते जाते आपने आज सुना डॉक्टर जरका की जो वीडियो आई है, जो लोग आए हैं, कोई साथ खड़ा नहीं होता सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर बातें करने के अलावा, और कोई ऐसा तंजीम नहीं है कि जो बात कर सके, रोक सके। हिकमत अमली नहीं है, और बहुत ही छोटे कद के लोग जो हैं वो बड़े ओहदों पे हैं, जिनको समझ ही नहीं है कि क्या बात करनी है। कोई कह रहा है कि जी वो देखिए, अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने कौन जाएगा? ये तो वर्कर्स का काम है गिरफ्तार होना, लीडर्स का काम तो नहीं है गिरफ्तार होना। तो इसके बाद जो सेनेट के हमारे लीडर साहब हैं वो तो नजर ही नहीं आते, वो तो पता नहीं है किधर।
जो जाहिर है चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़ा दबाव है कि वो क्या कर रहे हैं। सो आई डोंट नो। सच्ची बात यह है कि पीटीआई में तो पहले भी एक तंजीम नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गई है। सो इसी वजह से तो वो कुछ चैलेंज नहीं दे पा रहे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और जो वकला का यही देखिए, पीटीआई के पास बहुत बड़ा क्राउड है, उनके पास बहुत बड़ा कारकुन है, लोग उनके साथ हैं, लोग तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन चैलेंज देने के लिए आपको तंजीम चाहिए। अब हुकूमत के इन इकदामात से अगर वो मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के, वकीलों को रौंद के ये अमेंडमेंट कराते हैं, तो फिर पीटीआई का ये मसला हल हो जाएगा। फिर तंजीम उनको इधर से मिल जाएगी, तंजीम इनकी हो जाएगी, लोग इनके हो जाएंगे, लीडरशिप भी मिल जाएगी एक हद तक। अच्छा, एक बात जो भी देखने में आई कि एसटीओ से पहले जैसे कि आपने फरमाया कि पीटीआई ने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। अच्छा ठीक है, हुकूमत ने कहते हैं ना कि एक जेस्चर, एक अलामती जेस्चर भी नहीं दिया कि भाई वो इमरान खान की जो है उनकी पसंद के डॉक्टर से जो है मुलाकात करवा देते, तो किसी लचक का मुजाहरा नहीं किया। तो जो हुकूमत के अंदर एक वो आया, एक मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस आया है, तो ये इसकी क्या आप सोर्स देख रहे हैं कि जी एक एसटीओ का इतना बड़ा मामला हो रहा था और एक तरफ एक बड़ी तंजीम कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, और आपने उनको 1 इंच नहीं दी, फेस सेविंग तक नहीं दिया, और इन्होंने खुद जो है इन्होंने कहते हैं ना कि कहा कि रोल बैक किया कि हम एहतजाज नहीं कर रहे। जी नहीं, वो तो देखिए ना, उसका ही तो बड़ा नुकसान हुआ है। ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है, पहली दफा तो नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा वो शुरू हुआ था इस्लामाबाद में जलसे के मसले पे, वहां से वापस हुआ, और उधर से फिर ये सारी चीजें जो हैं वो हुई हैं। तो अब तो पीटीआई को अभी तक तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन्होंने आखिर करना क्या है। फिर देखिए, जो इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो तो खैर मौजूद है और वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो अपनी रेलिवेंस किधर बनाए, क्योंकि जाहिर है देखें ना, वो मिलिट्री तंजीम तो है नहीं कि जिन्होंने को बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाना है। तो और सस्टेन तरीके से वो मुजाहरे भी नहीं कर पा रहे, तहरीक भी नहीं चला पा रहे, ये भी उनका एक कमजोरी है। मुझे ये बताइए, अब ये दोबारा लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास क्या रास्ते हैं, ऑप्शंस क्या हैं, गिवन जो उसकी कमजोरियां हैं, क़यादत में मासूमियत है, तंजीम नहीं है जैसा कि आपने फरमाया, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, स्ट्रेंथ क्या है जिस पर वो खेल सकते हैं काउंटर करने के लिए? आप होते तो क्या मशवरा देते? नहीं, अमेंडमेंट्स देखिए जी, मैं तो मशवरे इतने जो पुराने से दे रहा था। 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलाई गई, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से ये अलायंस जो है जो नहीं हो सका, ये जाहिर है बड़ा लीगल था। अब तो आपने देखें, फिलहाल तो जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। अब हमने फिलहाल पीटीआई को नहीं देखना कि उनकी क्या हिकमत अमली है, अभी तो हमने देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि उससे मौलाना लगता है आपको कायम रहेंगे मौलाना जिस तरह से जो अपने पैंतरे दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग बात अच्छी कर रहे हैं, तकारीर में अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सियासत के आशना है उनको जरा सा फिक्र भी है कि मौलाना कब डोल जाए। नहीं देखिए ना, मौलाना को एनजीओ तो नहीं चलाते, जाहिर है वो पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने अपना फायदा देखना है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मौलाना को जो पॉलिटिकल फायदा है वो उनको हुकूमत में जाने से बहुत बड़ा है। आपने बैलेंस करना है ना, कहाँ बैलेंस होता है। सो अगर मैं मौलाना की जगह होऊंगा या कोई भी बंदा जो उन्हें मशवरा दे रहा होगा, इस वक्त देखें 90 सीटों के साथ पीपल्स पीटीआई जो है उसकी कोई सियासी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, और वो डिपेंडेंट है मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, जिनकी 8 सीटें हैं। तो आप देखें, इतनी बड़ी रेलिवेंस छोड़ के तो वो क्या हुकूमत में क्या कर लेंगे, गवर्नरी ले लेंगे या एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ले लेंगे, और ये तो चीज पीटीआई को दे देनी चाहिए थी उन्हें केपी में। लेकिन 12 मेरे ख्याल में मौलाना जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को कुर्बान नहीं करेंगे और वो खड़े होंगे। बिल्कुल, आप बहुत अहम बात की। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ जैसे आपने इशारा भी किया कि पीटीआई के जो कारकुन हैं और समाजी मीडिया पे उसका आपको झलक नज़र आती है कि वो अपनी मौजूदा क़यादत पे बहुत ज़्यादा खुल के तनकीद कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि पार्टी खलफिशार का शिकार हो गई है, उसके पास मतलब है कोई रेडर नहीं रहा, रेडरलेसशिप है वो। तो ये इस चीज़ को कहाँ ले जाएगी पार्टी को इन हालात में कि इमरान खान जेल में है और उनके ऊपर सख्तियाँ, जैसा कि कहा जा रहा है, उनके जुमैमा साहिबा का कोट आया, वो आया, ट्वीट आया कि जी सख्तियाँ बढ़ रही हैं, कहाँ क्या एंड गेम क्या देख रहे हैं आप इनका? ये ना, एंड गेम तो जो है वो ये है कि हुकूमत की अपनी गलतियां तो नहीं रुकनी ना, लिहाजा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में तो नीचे नहीं आना है इमरान खान ने। अब इसकी वजह से
ये है कि कोई इफेक्टिव चैलेंज नहीं दे पाती पीटीआई जब उनके पास लीडरशिप नहीं हो। अब ये जो मौजूदा लीडरशिप है, मतलब बहुत मेरा एहतराम है, गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, सलमान राजा वकील हैं सारे, क्योंकि तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। लेकिन देखिए ना, इनका पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो किसी को जानते भी नहीं होंगे कि पीटीआई के लोग कौन हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में एमएन आप वर्कर्स को तो छोड़ ही दें, ये तो एमएनए एमपीएस को भी नहीं जानते कि कौन इंपॉर्टेंट है, किसका क्या रोल है, कौन क्या काम कर सकता है, क्या कैसे जा सकता है। सो ये आई डोंट नो, इमरान खान ने फैसला तो किया है इनको बनाने का, लेकिन इमरान खान ने इनको बनाने के फैसले में उनकी क्या कंसिडरेशंस थी या क्यों उन्होंने इनको बनाया। देखिए ना, बसत कैसर साहब हैं, डॉक्टर आरफ अलवी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, आतिफ खान हैं, अपना बाकी लोग हैं, मियां असलम इकबाल, और इवन जो लोग जेल में हैं, हम शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, ये लोग हैं जिनको जब तक पॉलिटिकल हिकमत अमली बनाते वक्त इन लोगों की राय आप नहीं लेते, इनको शामिल नहीं करते, आप कैसे बड़ी कोई हिकमत अमली बना सकते हैं। अच्छा, तो अभी जी जी, मेरी आखिरी सवाल, क्योंकि सेगमेंट का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, मैंने वो पहले भी किया कि आप अगर होते तो क्या मशवरा देते कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए इन हालात में, कि जबकि लग रहा है कि हुकूमत जो है बुलडोज कर रही है चीज़ों को, और यहाँ पर आपको अपने रैंक एंड फाइल की जो है कमज़ोरी का पता है। जी नहीं, आमिर साहब देखें, मैं तो बड़े ही फर्म हूँ इस बात के ऊपर कि जब तक इत्तेहाद नहीं होता जेयूआई के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जीडीए के साथ, पीटीआई का यहाँ से आगे एक जाना जो है वो बड़ा एक मुश्किल सफर है। आप इनसे अलायंस करके ही आगे जा सकते हैं। उस अलायंस के अंदर जाने के लिए जो भी हमें करना है वो करना चाहिए, और उसके बाद अपनी जो पार्लिमानी पार्टीज हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको अपने साथ हिकमत अमली में शामिल करें। और ये कहना कि जी वो नहीं आएगा तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, आपको मैं टिकट नहीं लेने दूंगा, इस तरह की गुफ्तगू तो ना करें ना। जो लोग यहाँ पे हैं वो इतना सफर कर रहे हैं, और जो लोग आपके साथ हैं इस वक्त इन मुश्किल हालात में आपके साथ दे रहे हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र करें। कितने लोग हैं जो शुक्र कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको धमकियां देते फिरें। फौज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, चौधरी साहब का बड़ा ही कीमती मशवरा है कि अगर पीटीआई को अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है तो सोलो फ्लाइट की जगह उनको एक ब्रॉडर जो है ओपोजिशन अलायंस की तरफ जाना होगा। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर बात करेंगे जो आज कंक्लूड हो गया। हमारे साथ मारूफ तजियाकार जो है हुमा बकाई साहिबा मौजूद होंगी, हमारे साथ रहिएगा।